मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लासेस। माय यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, इस चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर बुक, जो कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं की बुक का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम आज को आपको ले चलते हैं आज की क्लास, मैथ्स की क्लास कक्षा 10वीं की, जो कि फर्स्ट यूनिट की है। आपको बता दूं, इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट की 1.1 विथ एग्जाम्पल हमने इसकी क्लास ले चुकी है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को देखें। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले से रूबरू कराना चाहूंगा कि वे क्या है और ये कैसे हमारे आने वाली एक्सरसाइज में, आने वाले एग्जाम्पल्स में कैसे इन फॉर्मूले का यूज होगा, कैसे इन्हें फॉलो करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। ये यदि कोई हमारे पास पूर्णांक है, अभी इसके पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि जो हम एचसीएफ निकालते थे वो किस तरह से निकालते थे। जो एचसीएफ होता था हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम के जो प्रमेय है उससे होता था। लेकिन अभी यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि या किसी दूसरी विधि का प्रयोग करके यदि हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले, हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। उसी के लिए ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो आइए देखते हैं इन फॉर्मूलों को। इन फॉर्मूले में यदि कोई पूर्णांक जैसे पी क्यू आर, यदि आपको तीन संख्याएं दी हुई है किसी पूर्णांक में, पी क्यू आर की स्थान पे कोई तीन संख्या दी हुई है, जैसे कोई संख्या है 12, 16 और 18, इस तरह से कोई संख्या है। तो यदि हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, यदि हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। यदि हम दो पूर्णांक का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाले, तो जैसे पी और क्यू का एचसीएफ और पी और क्यू का एलसीएम निकालते हैं, यदि हमको इसे प्रूव करना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो आप देखेंगे कि यदि हम उन एचसीएफ और एलसीएम का इंटू करें और जो हमारे पास पूर्णांक है उनका इंटू करें, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब तीन पूर्णांक है पी क्यू आर। अब यहाँ पे दो पूर्णांक में एक कंडीशन फॉलो होती है कि इनका जो एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का इंटू किया जाए, तो और जो दो पूर्णांक है उनका इंटू किया जाए, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि ये जो एचसीएफ है ये कितने अंकों का है, 3 अंकों का, और एलसीएम हम निकालते 3 अंकों का। और यदि उन तीन पूर्णांकों का गुणा करेंगे, हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये बराबर है या नहीं है, या सही है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि जब इनको दोनों तीनों पूर्णांक और इन तीनों के एचसीएफ और एलसीएम को इंटू करेंगे तो ये कभी आपको बराबर नहीं मिलेगा। वैसे ही आगे देखिए, यदि किसी संख्या का हम एचसीएफ को देखते हैं कि क्या एचसीएफ सही है या नहीं, तो किसी संख्या तीन पूर्णांक का एचसीएफ उन तीन पूर्णांकों के गुणनखंड और उनके गुणा करने पर जो मिलती है वो संख्या, फिर उनका एचसीएफ को गुणा करें और फिर दो दो पूर्णांकों के एचसीएफ को निकाले, तो ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। उसी तरह एलसीएम में भी होता है कि एलसीएम तीन पूर्णांकों का एलसीएम, इसे प्रूफ करना है तो तीन पूर्णांकों का इंटू तीन पूर्णांकों का एलसीएम, फिर दो पूर्णांक का एलसीएम, फिर दो पूर्णांक का एलसीएम, और फिर बचे दो पूर्णांकों का एलसीएम, आपस में एलसीएम निकालते और इनसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें वही एलसीएम प्राप्त होगा, यानी कि ये पक्ष और ये पक्ष एक दूसरे के बराबर होगा। आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, यदि आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एलसीएम दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तब भी आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आप पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, इनका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही यदि आपको सिर्फ दो पूर्णांकों का एचसीएफ दिया है, आपको कहा जाए कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे करेंगे। या फिर किन्हीं दो पूर्णांक ही दिए हुए हैं और आपको कहा जाए कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तब कैसे करेंगे। जैसे किसी का दो पूर्णांक का एलसीएम दिया हुआ है, आपको दो पूर्णांक दिए हुए हैं, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मेट से ये यही वाला है। आप देखेंगे कि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, यानी कि हमने इस एचसीएफ को उठा करके इसके भाग में ला दिए, वैसे ही इस एलसीएम को उठा करके इसके भाग में ला दिए। तो ये है कुछ फॉर्मूले जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमें आगे की एक्सरसाइज, आगे की एग्जांपल्स को क्लियर करने के लिए। ये इन फॉर्मूले की बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो इन फॉर्मूले को हम कुछ देखते हैं प्रूफ करके क्या ऐसा होता है या नहीं। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, दो पूर्णांक वाला लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला इसके बराबर होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते 12 का और फिर निकालेंगे 18 का। ये अभाज्य गुणनखंड विधि में
ज्यादा से ज्यादा काम आता है। तो 12 के गुणनखंड निकालते हैं तो 2 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। फिर निकालेंगे हम 2 9 18, 3 3 9, फिर 3 एका 3। और आप देखेंगे कि 12 के जो गुणनखंड है वो क्या है 2 गुणित 2 गुणित 3, और जो 18 के गुणनखंड है वो क्या है 2 गुणित 3 गुणित 3। तो आप देखेंगे इसका जो एलसीएम है यह क्या है, जो 12 का एलसीएम है ये क्या है, और 18 के बीच जो एलसीएम है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ये कैसे निकलता है। तो यहां से आप निकालेंगे ऐसे गुणनखंड तोड़ के इसका HCF। तो इसका जो HCF निकल के आएगा ये क्या होगा, आप देखेंगे कि जब ऐसे गुणनखंड तोड़ते हैं और दोनों के गुणनखंड को एक दूसरे के बराबर में लिखेंगे तो जो चीज कॉमन होती है, जो दोनों में कॉमन होती है, इन्हीं चीजों का आप HCF में लेते हैं और ये हो जाएगा 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और आप देखेंगे कि अब इसका एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आप इसी से उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कि वो कैसे निकालेंगे, इसी से आप उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये कुछ इस तरह से उसका एलसीएम निकलेगा। यदि आपको प्रूफ करना ही है तो आप यहां देख सकते हैं 12 और ये 18, 2 छक 12, 9 दूनी 18, फिर 2 से भाग जाएगा 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता तो 9 जैसा का वैसा, और फिर 3 3 9 और 3 एका 3, और आप देखेंगे फिर 3 से भाग जाएगा 3, 1 और 3 एका 3। तो आप इसे बिना ये गुणनखंड के आप एक ऐसे निकाल सकते हैं कि जो 2 कॉमन संख्या आएगी उसे एलसीएम में एक बार लिखा जाता है। जैसे कॉमन थी दोनों तो इसे एक बार लिख दिए, ये दोनों कॉमन थी तो इसे एक बार लिख दिए। अब जो बच गया क्या क्या बचा, 2 बचा और फिर 3 बचा, तो ये 2 और ये 3, यानी कि 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक। और इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 ही अंक कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आप एलसीएम देखेंगे 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी कि आपने एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकाल चुके हैं। तो अब देखते हैं कि गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ क्या इस फॉर्मेट में फॉलो होते हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि इसका क्या है एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 6 इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना 36 इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू क्या थे 12 इंटू 18। अब आप देखेंगे कि क्या एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं। तो आप देखिए 6 6 36 की 6 हासिल का आया 3, और 6 3 18 और 3 19 20 21, तो कितना हो गया 216। वैसे ही आप आगे देखेंगे 8 1 8, 8 दूनी 16, हासिल का आया 1, 8 1 8 और 1 9, और 12 1 की 12, और आप देखेंगे 6 9 10 11 की 1, हासिल का 1, और ये कितना हो गया 2, यानी कि 216 बराबर 216। यहाँ पे आपने देखा इस फॉर्मूले से ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर है, यानी कि हमारा जो ये एचसीएफ है और हमारा जो एलसीएम है इन पूर्णांकों का, यानी कि इन पी और इन क्यू का ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप HCF और LCM को प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल आपको बताया। ऐसे ही आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या है, तो एग्जांपल हमने कल पिछली क्लास में एग्जांपल नंबर 4 तक पढ़ चुका था, उसके बाद थी हमारी एक्सरसाइज। तो अब जो एक्सरसाइज आएगी वो एग्जांपल नंबर 5 से होगी। तो एग्जांपल नंबर 5 से होगी, तो एग्जांपल नंबर हम 5 देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में आपको कुछ इन फॉर्मेट से अलग क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्या है। एग्जांपल नंबर 5 में पूछा है कि संख्या n 4 पर 4 में n की घात है। संख्या जो है ये 4 है उसमें n की घात है, संख्या 4 है उसमें n की घात है। यह शून्य पर, जहां n क्या है एक प्राकृत संख्या है, जो n है यह एक प्राकृत संख्या, और आपको पता है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से। कहां से स्टार्ट होती है 1 से, यानी यहाँ पे जो घात है ये शून्य की घात नहीं आ सकती।
जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक, जिसके लिए जो 4n वाला अंक है यह शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इसका जो हल लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे कि जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जब कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 10 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। आपको बता दो एग्जाम्पल के लिए क्या ये कथन सही है या नहीं। जी बिल्कुल सही है। यदि ये शून्य पे समाप्त हुई है संख्या 10, ये 10 से विभाजित हो जाएगी एक बार। कोई संख्या 20 यानी कि शून्य पे समाप्त हुई, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 100, इसे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 290, इसे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 बार डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से ये जो कथन है बिल्कुल सही है और यही पूछा है कि क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो आप देखेंगे कि हमने एक कथन लिखा है कि जब कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्या यह संख्या 10 से विभाजित होगी या नहीं। तो जो संख्या 10 से विभाजित होती है, जो संख्या 10 से विभाजित होती है वही संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 10 से विभाजित होती है वही संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी, से भी विभाजित होगी। तो जब वह 2 और 5 से विभाजित होगी तो हम देखते हैं कि 4 के क्या गुणनखंड इस तरह से टूटेंगे कि वह 2 और 5 के रूप में आ जाए। तो देखते हैं हम 4 के गुणनखंड तोड़ के, जो 4 के गुणनखंड है यह टूट रहे हैं। 4 बराबर 2 गुणित 2, यानी कि 4 के इन गुणनखंड में, इन गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। 5 जो है वह शामिल नहीं है। 2 तो है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन क्या है 5 शामिल नहीं है। और किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है वह 2 और 5 से भी यदि विभाजित होते हैं तो वह संख्या क्या है कि 10 शून्य पर समाप्त हो सकती है और जो 10 से भी विभाजित होगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 का कोई, अब यानी कि 2 के अलावा और कोई गुणनखंड शामिल नहीं है। यह गुणनखंड 5 शामिल नहीं है और 2 के अलावा 2 के साथ और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 2 के साथ और कोई गुणनखंड नहीं है, अतः यह अभाज्य संख्या है। अतः अभाज्य संख्या है और यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये जो संख्या है यह एक अभाज्य संख्या है और यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अभाज्य किस रूप में है? अभाज्य इस रूप में है कि इसके जो गुणनखंड होते हैं, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है 10 से विभाजित होती है और जो 10 से होती है उसके जो गुणनखंड होते हैं 2 और 5 के रूप में होते हैं और उनका जो दशमलव प्रसार होता है वह कैसा होता है? शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 5 से नहीं हो रही है, अतः यह जो संख्या है इसके 2 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 2 के सिवा और कोई भी दूसरा इसका गुणनखंड नहीं है, अतः यह संख्या अभाज्य है और यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आप इस तरह से इसका हल लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट इसी तरह देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 में संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूले देखे थे बिल्कुल वो फार्मूले का यूज होगा और उन फार्मूले का यूज कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो
अब हम आपको ये चीज सभी चीज बताएंगे कि उन फार्मूले का यूज क्वेश्चन में कैसे होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से किन्हीं दो संख्याओं की यानी P और Q के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा है। वह जो संख्या है वह क्या है, 6 और 20। 6 और 20 है जो दो संख्या वो कौन कौन सी है, 6 और 20। तो इन 6 और 20 के हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका जो एचसीएफ होगा वह कैसे निकलेगा, हमें अलग अलग रूप में गुणनखंड तोड़ने होंगे, 2 तिया 6 और 3 एका 3। ऐसे ही 20 के एक अलग गुणनखंड तोड़ने होंगे, 2 दायम 10, 2 पंचे 10 और 5 एका 5। ये हो गए इनके गुणनखंड। तो जो 6 के गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणित 3। जो 20 के गुणनखंड है वह क्या है, 2 गुणित 5। 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 दूनी 6। अब इसमें आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन जो दो गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होती है वह क्या होता है, इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 और इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि 2 गुणित जो एचसीएफ आता है उसे एक ही बार लिखा जाता है, 2 गुणित 3 गुणित 5। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, यानी कि इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। और जी हाँ बिल्कुल आप देखेंगे कि इसका जो एलसीएम है कितना है, 60 है। यदि आपको प्रूफ करना है तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दायम 10, फिर 2 से भाग जाएगा, 3 में नहीं जाता, 2 पंचे 10, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एका 3, 5 में नहीं जाता, फिर आप 5 से भाग देंगे, 5 एका 5। और आप देखेंगे कि जो गुणनखंड है ये कैसे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया इसका एचसीएफ और ये हो गया इसका एलसीएम। अब यदि इसे प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, इसके जो एचसीएफ है और इसका जो एलसीएम है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी एन क्यू, यानी कि जो पूर्णांक है वह। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका एचसीएफ कितना है, 2 गुणित 60 बराबर 6 गुणित 20। ये इसके हो गए पूर्णांक, ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया एक पूर्णांक, ये हो गया दूसरा पूर्णांक। ये दोनों पक्ष ये एक दूसरे के बराबर आते हैं, तो इसका जो एचसीएफ और एलसीएम है वह बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं, 6 दूनी 12 यानी कि 120 और 6 दूनी 12 यानी कि 120। आप यहाँ देखेंगे ये शून्य यहाँ लग गया और ये शून्य यहाँ लग गया, तो यही है, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जो इसका एचसीएफ और इसका जो एलसीएम है यह बिल्कुल सही है। तो आइए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 समझ आया होगा, एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये स्टूडेंट देखते हैं इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो वह कैसे करते हैं, देखिए ये है 96, कितना 96। इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। अब 404 के करके देखते हैं कि इनके क्या होते हैं। तो इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा 1 0 1। अब देखिए आप इसमें किस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें कौन सी संख्या है जिससे पूर्णतः भाग जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 101 एक अभाज्य संख्या है और 101 से ही इसमें भाग जाएगा, वो भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ से क्या इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, लास्ट में 3, यानी कि इसे लिख सकते हैं आप 2 में 5 की घात इंटू 3। ये हो गया 96 का, और जब 96 का ये हो गया तो 404 का क्या होगा, 2 इंटू 101। तो 2 की पावर 2 में लगा दिया और ये 101 कर दिया जाए।
अब आप देखेंगे कि हम जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम में 101 का गुणा करना होगा, तो हम 101 का गुणा ना करते हुए किसी दूसरे फॉर्मेट से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, आप देखेंगे कि दोनों में ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि 2 में 2 की घात यानी कि 4। इसका जो एचसीएफ कितना है, ये है 4। इसका एचसीएफ हमने इस फॉर्मेट से निकाला, कितना निकला, 4 निकला। अब आगे देखते हैं कि हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। और आपने देखा था एक फॉर्मेट कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी एंड क्यू। कितना होता है, पी एंड क्यू, और हमने एचसीएफ ज्ञात कर चुका है, एचसीएफ है 4 इंटू एलसीएम बराबर पी एंड क्यू 96 इंटू 404। तो आगे देखेंगे कैसे होगा, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे, भाग में जाएगी, तो एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब आप कैसे करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ये 4 से 1 टाइम, ये 0 टाइम और ये 1 टाइम, यानी कि 96 इंटू 101 यहाँ पे बचेगा, और 96 इंटू 101 इज इक्वल टू, आप इंटू करेंगे, 96 इंटू 1 होता है 96, तो 96 की 6 और 96 इंटू 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, फिर आप 9 उतारेंगे और फिर 1 टाइम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 96। तो ये निकल गया आपका एलसीएम। तो ये थे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था ये। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपने किस तरह से एलसीएम ज्ञात किया, किस तरह से एचसीएफ ज्ञात किया। सबसे पहले आपने निकाला एचसीएफ, फिर निकाले किसी फॉर्मेट से एलसीएम, तो किस तरह से आपने फॉर्मेट का यूज किया ये अभी आपने देखा। तो आइए इसी तरह से आप इसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे 1.2 पर, यानी कि हमारी एक्सरसाइज पर, कि हमारी एक्सरसाइज क्या है। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 1.2 एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज पॉइंट 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज निकालना है, कैसे आप निकालेंगे, ये इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न क्रमांक पहला कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि जो संख्या है उन्हें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दी हुई, उन्हें आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी कि अभी तक आपने एग्जांपल में भी देखा कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड से आपने संख्याएं एचसीएफ एलसीएम निकाली, संख्याएं कुछ निकलती है। उसी तरह से यहाँ पे दी हुई संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 140, 156, 140 ये पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है 156, तीसरा क्या दिया हुआ है आपको 3825, कितना दिया हुआ है 3825। आपको जो अगली संख्या दी हुई है वह क्या है, जो अगली संख्या वो 5005, और जो उसके बाद वाली संख्या वो है 7429। यानी कि जो चौथी है यह है 5005, और जो पांचवी संख्या ये है 7429। तो इन्हें आपको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2, 2 7 14, 0, 2, 35 दूनी 70, फिर इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 1 7। यानी कि 140 की जो अभाज्य गुणनखंड है वह किस तरह से होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यानी कि आप 2 पे 2 की घात गुणित 5 गुणित 7, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। वैसे ही अगला देखेंगे 156 में क्या है, 156 इसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 7
14 और 2 आठी 16, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 आठी 16, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इनाम 18, सॉरी 2 इनाम 18 होगा। फिर क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। 3 से करेंगे, 3 का 3, 3 3 9 और 13 एक अभाज्य संख्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 बराबर हो जाएगा 2 में 2 की घात गुणित 3 गुणित 13। ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। आप इसी तरह से आगे की संख्या 3825 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह किस तरह से निकलते हैं आइए देखते हैं। 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें क्या 2 से भाग जाएगा? जी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में 5 है। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा। सीधे सीधे आप 5 से डिवाइड करेंगे इसे, जब ही ये डिवाइड होगा। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, यहाँ बचा 3, 5 छके 30, बचा 2, 5 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, यहाँ बचा 1, यानी कि हो गया 16, 5 3 15, फिर 1 बचा, 5 3 15। क्या अब ये संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो पाएगी? आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यहाँ बचा 1, फिर बचेगा 13, नहीं होगी। 2 से तो होगी नहीं, 4 से, 4 तिया 12, फिर 1 बचेगा तो भी नहीं होगी। 5 से होगी, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, नहीं होगी। 6 से होगी, 6 दूनी 12, 1 बचा 13, जी बिल्कुल नहीं होगी। 7 से भी नहीं होगी, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ 133 से एक बार डिवाइड होगी, यानी कि 5 × 5 × 133 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 × 133। अब वैसे ही 5005 पहले शुरू में 3 अंकों की संख्या, फिर अब 4 अंकों की संख्या 5005, इसे हम डिवाइड करेंगे। 5 से भाग जाएगा, 5 का 5 0 0 5 0 0 5 का 5। अब आप देखिए जो संख्या आई है एक अभाज्य संख्या है, क्या इसमें किसी दूसरी संख्या से भाग जाएगा? तो आप देखिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी संख्या से भाग जाएगा। आप 2 से दे दीजिए, 3 से दे दीजिए, 3 से जब यहाँ भाग देंगे तो 3 3 9, यहाँ 1 बचेगा, फिर 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 11। और जब ये 11 होगा तो जो 11 है वो 11 से ही डिवाइड होगा, यानी कि ये जो संख्या इसे 1001 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितनी बार डिवाइड होगी? एक बार, यानी कि आप इसे 5 × 1001 लिख सकते हैं। फिर अगली संख्या 7429। 7429 क्या है, इसे आप कैसे लिखेंगे? 7429, इसमें कितनी संख्या से किससे भाग जाएगा? 2 से, जी बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से देकर के देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ पे 1 बचा और 19 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होता। तब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप कैसे? और इसमें देखिए आप क्या किसी दूसरी संख्या से भाग जाता है? और आप देख सकते हैं और बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आइए देखते हैं क्या और किसी दूसरी संख्या से भाग जाता है या नहीं। 7429 में 3 से भाग देकर के देखे, जी बिल्कुल नहीं गया। 4 से देकर के देखते क्या 4 से जाता है? 4 से नहीं जाएगा। आप किसी दूसरी संख्या से देकर के देखिए क्या दूसरी संख्या से भाग जाएगा? तो आप देखेंगे कि इसमें आप 17 से भाग दे सकते हैं। फिर आप 17 से जब इसमें भाग देंगे तो 17 से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 17 से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा यह देखना है। तो जब आप 17 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये चीजें यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं कि 17 से भाग देने पर इसमें क्या मिलता है और 18 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा। जब आप 17 से इसमें भाग देंगे तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, इस तरह से आगे भाग देंगे। 3 बार में भी ज्यादा हो रहा है। 17 तिया 51, 51 में यदि अब इसमें 17 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो इस संख्या को आप जब इसके गुणनखंड तोड़ेंगे
तो मैंने ऑलरेडी इसके गुणनखंड तोड़ के रखा हुआ है। जब आप इसके गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड कुछ इस तरह से टूटेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, इस रूप में इसके गुणनखंड टूटेंगे। तो क्या आप देखिए 17 इंटू 19 इंटू 23 इस तरह से इसके गुणनखंड टूटेंगे, यानी कि जब हम इन गुणनखंड के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो कैसे टूटेंगे, 19 19 दूनी 38, 19 19 दूनी 38 होता है, और 19 तिया होता है 9 27, 3 दूनी 5, 57, यानी कि जो संख्या है इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है। तो 38, 57, 17 से भाग देने पर इतना आएगा, फिर 19 से भाग देंगे तो 19 से भाग देने पर कितना आएगा 23, और जब आप 23 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि हम किसी संख्या को इस रूप में गुणनखंड तोड़ सकते हैं, यानी कि जो इसकी गुणनखंड होंगे वो 17 इंटू 90 इंटू 23 होंगे। तो ऐसे ही हम आपको आई होप ये सारी चीजें समझ आई होगी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है और उसकी जांच भी करना है कि क्या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। तो जो हमारी संख्या है वह क्या है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके प्रूफ भी करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, HCF इज इक्वल PQ का HCF इंटू LCM, PQ का बराबर होना चाहिए P इंटू Q के। तो यह कैसे होगा, हमारी जो पहली संख्या वह क्या है 26 91, क्या है 26 91। दूसरी जो संख्या है वह क्या है 510 और 92, 510 और 92। तीसरी संख्या जो है वह क्या है 336 और 54, 336 और 54। हमें इनका HCF और हमें इनका LCM ज्ञात करना है और प्रूफ भी करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P इंटू Q, इज इक्वल टू P इंटू Q। कैसे होगा, तो आइए अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस का HCF ज्ञात करके LCM ज्ञात करके। ये हो गया 26, इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 एका 2, 2 तिया 6 और 13 एका 13। फिर 91, क्या 91 किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि जो 91 है क्या यह किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो पाएगा। तो 91 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाएगा, कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे आप भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग देंगे भाग जाएगा नहीं, 4 से भाग दे करके देखिए क्या 4 से भाग जाएगा, तो जी बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 से भाग दे करके देखिए क्या 5 से भाग जाएगा, जी बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 13 से जाएगा, 14 से जाएगा, 15 से जाएगा। 13 7 कितना होता है 13 गुणित 7, क्या 13 गुणित 7 21 और 7 दूनी 9, 7 का 7 और 2 9, यानी 13 से हम 7 बार डिवाइड कर सकते हैं, फिर 7 का 7। इस तरह से हम किन्हीं दो संख्याओं के क्या ज्ञात कर लिए हमने HCF यानी कि गुणनखंड। अब इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं हम HCF, क्या ज्ञात कर सकते हैं इसका HCF, यानी कि इन दो संख्याओं का जो गुणनखंड है वो किस तरह से टूट गए 13 और एक के गुणनखंड टूटे 13 इंटू 7। तो इसका जो HCF होगा वह क्या होगा, इसका आप HCF ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का आप HCF ज्ञात करेंगे तो वह क्या होगा, आप देखेंगे कि इनका HCF बराबर इसमें 13 कॉमन है, इसमें 13 कॉमन है। तो जब इन दोनों में 13 कॉमन है तो इसका जो HCF होगा वह कितना होगा 13 होगा। कितना होगा 13 होगा।
HCF बराबर 13 और LCM बराबर कितना होगा, यानी कि अब आप देखेंगे कि इनका LCM कितना होगा, 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 दूनी 26 और 26 इंटू 7 यानी 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 यानी कि 182। क्या होगा, 182। इस तरह से इन संख्याओं का HCF होगा और इन्हीं संख्याओं का क्या होगा, LCM होगा। इसका HCF होगा 13 और LCM कितना होगा, 182। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ के भी HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमें प्रूफ भी करना है कि क्या ये सही है या नहीं। इस फॉर्मूले को इस यहां पे रखेंगे कि HCF PQ इंटू LCM PQ इज इक्वल टू P इंटू Q, यानी कि 13 इंटू 182 बराबर 91 इंटू 26। इस तरह से तो अब आप आइए इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 3 दूनी 6, 2 एका 2, 8 तिया 24 और 8 एका 8, 9 10। फिर ये संख्या छोड़ेंगे और ये हो जाएगा 13 यानी कि 6 6 3 2। अब इसका गुणा करके देखते क्या होगा, 6 9 छक 54, 9 छक 54, 2 एका 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 और 5 13 और ये 2, यानी कि आपने देखा कि यह जो संख्या है दोनों 223 2366 बराबर 2366, यानी कि इनका ये जो HCF है और इसका जो LCM है यह बिल्कुल सही है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 510 और 92 कितना है, 510 और 92 कितना होता है, क्या होता है। 510 के पहले गुणनखंड तोड़ेंगे तो 510 के गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर आप देखेंगे 5 से भाग जाएगा, 9 5 45, 5 का 5, फिर 91 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 91 को डिवाइड किया था, कैसे डिवाइड किया था, 13 7 91 और 7 का 7। और फिर अगला 92 है तो 92 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये 23rd है, क्या 23rd किसी से डिवाइड होगा तो 23 जो है सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, यानी कि इसका जो HCF और LCM ज्ञात करेंगे हम। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उन्हें लिख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणित 5 गुणित 13 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 23, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या 510, नीचे वाली जो संख्या वह क्या है 92। तो इसका जो HCF है वह कितना होगा और LCM है वह कितना होगा। तो इसका जो HCF आप देख रहे हैं 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। और इसका अब HCF निकालना है, HCF 2 हो गया, LCM निकालना है तो 2 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 13 गुणित 7 गुणित 23। ये क्या होंगे, इसके HCF होंगे, इसके क्या होंगे, ये गुणनखंड होंगे। तो अब LCM हमें निकालना है तो LCM निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे हो गया 20 और 20 साते होता है 140, 140 गुणित 13 करेंगे आप तो 13 शून्यम 0, 13 चौ 52 और 13 एक 13 और 5 18, इंटू करेंगे आप 23। जब इंटू में 23 करेंगे तो कितना होगा, 23 शून्यम यानी 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 का 3 और 2 5, फिर 2 से 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 का 2 और 1 3 यानी 0 6 4 4 8। यहाँ पे 1 बचेगा, 6 5 और 6 11 की 1 हासिल का 1 3 और 1 4, यानी कि 41,860 कितना आया, 41,860 इसका LCM है। क्या ये इसका LCM सही है या नहीं, अभी प्रूफ करेंगे। एक बार फिर से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं हम कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 साते
140, 140 गुणित 13 तो 13 शून्यम शून्य, 13 चौक 52 और 13 का 13 और 13 5 18। इसमें फिर 23 से इंटू किया तो 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 6 8 तिया 24 की 4, हासिल का आया 2, 3 का 3 और 2 5, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 की 6 और 2 एक का 2 और 1 3, यानी कि 41,860। कितना आया? 41,860। तो आइए देखते हैं क्या यह सही है या फिर गलत है। सही है या फिर गलत है। यदि इसे दूसरे रूप में निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 510 92, 510 और 92 इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 12, 2 छक 12। फिर क्या 2 से होगी? जी बिल्कुल, ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, यानी कि ये नहीं होगी। ये संख्या 2 से डिवाइड होगी तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी? जी बिल्कुल नहीं, 5 से होगी। 5 25, 5 का 5 और ये कितना हो गया? 30। अब आप देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड होगी? जी बिल्कुल होगी। 17 तिया 51, यानी कि और 23 कितनी होगी? 23। अब आप देखिए यहाँ पे 17 से ही भाग जाएगा और 23 से भी भाग जाएगा, जब जाकर के संख्या कैसी होगी? 1 हो जाएगी। ये दोनों संख्या कैसी हो गई? अब 1 हो गई, यानी कि 17 तिया 51 होता है। अब आप इन संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? क्या कौन सी संख्या आ जाएगी? आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17 गुणित 23, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुणित 17, 7 शून्य 7 छक 42 की 2, हासिल का आया 4, 7 छक 42 की 2, हासिल का आया 4। यहाँ हासिल का नहीं आएगा, 7 छक 42 और 60, तो ये 0, ये 2 और ये 10। अब इसमें कितना 23 से गुणा करेंगे, यानी कि 23 से, तो 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य और 3 एक का 3। फिर 2 से करेंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक का 2, यानी कि 06432। इसका जो करेक्ट एलसीएम है वह कितना होगा? 23,460। कितना होगा? 23,460। और जब आप 23,460 का गुणा करेंगे 2 से, इसका 2 से इंटू करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, तो 23,460 इंटू 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और फिर इसका इंटू करेंगे आप तो क्या इतना आता है या नहीं? तो आप देखेंगे कि 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 का 9, 9 5 45, तो 02964 और 02964, यानी कि 46,920 बराबर 46,920, यानी कि ये जो HCF है और ये जो इसका LCM है यह क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 336 और 554। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 336 और ओनली कितना है? 54, 336 और 54। तो 336 और 54 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का किया, इसको पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते, तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एक का 2, 2 छक 12, यहाँ बचेगा 1, यहाँ फिर बचेगा 1, 2 8 16। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। फिर आपको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 7 21 और फिर 7 का 7। तो ऐसे ही आगे देखते हैं 54 के। तो 54 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 का
3। तो इसके जो गुणनखंड है ये क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, और इसके जो गुणनखंड है ये है 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ये क्या है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका HCF और LCM क्लियर करेंगे कि इसका HCF और LCM कैसे आता है। तो इसका आप HCF देखेंगे, इसका HCF होगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो 2 गुणित 3 बराबर 6। इसका जो HCF हुआ, इसका HCF कितना हो गया, 6 हुआ। अब देखते हैं कि इसका LCM कितना होगा। तो इसका जो LCM है, LCM में क्या करेंगे, जो HCF में जिन संख्याओं को लेते हैं उन्हें अब एक ही बार लेंगे, यानी कि ये 2 हो गया, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 लेंगे तो 3 को एक बार ले लिए, फिर 1 2, फिर 1 और ये 2, और फिर लिए 7। इनका करेंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर करेंगे 3 3 9, 3 3 9, 9 तिया 27, और फिर करेंगे 7, फिर कितना करेंगे 7। जब आप इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा 3024। कितना मिलेगा, 3024, यानी कि ये जो 3024 होगा ये क्या होगा, इसका LCM होगा। अब हम प्रूफ करके देखते हैं इस फॉर्मेट के आधार में क्या ये HCF और LCM सही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम HCF और LCM को गुणा करेंगे, 3024 गुणित 6, अब बराबर करके 336 गुणित 54, यानी 2 पूर्णांक। क्या यह सही है या नहीं, ये गलत है। इसका प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। इसका गुणा कीजिए, 6 4 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल का 1 6 0 0 और 1 होता है 1, और 6 3 18। ये कितना आया, 18,144। तो क्या देखते हैं, क्या यह भी 18,144 आएगा। 4 से गुणा की 6 4 24, फिर 4 से गुणा की 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 के 30, हासिल का 3 5 3 15, 3 18, हासिल का 1 5 3 15 और 1 16। तो 4 ये 4 8 9 10 11, यहाँ हो गया 6 7 8 और ये 1 की 1, यानी कि आप देख रहे हैं कि 18,144 बराबर 18,144, यानी कि हमारे जो ये HCF है और हमारा जो LCM है जो हमने ज्ञात किया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है इस फॉर्मेट के हिसाब से। इसी तरह स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिए गए हैं 3 पूर्णांक, और उन 3 पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है 3 पूर्णांकों के द्वारा। तो जो 3 पूर्णांक है वह कौन कौन से हैं। पहला है 12 15 21। पहला जो है वह क्या है, 12 15 21, और जो दूसरा क्या है 17 23 29। 17 23 29, और जो तीसरा है वह क्या है, तीसरा है 8 9 25। 8 9 और क्या है 25। तो इसका क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि आपने किसी संख्या का किन्हीं 2 संख्याओं के आप HCF और LCM कैसे निकालते हैं। उसी तरह हम अब कितनी संख्याओं को देखेंगे, 3 संख्याओं का। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 12, फिर है 15 और फिर कितना है 21 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 का 3। फिर तोड़ेंगे आप, इसमें आप 3 से भाग दे सकते हैं, 3 5 15, 5 1 5। फिर आप देखेंगे 3 से भाग दे सकते हैं, 3 7 21 और 7 1 7। तो जो इसके गुणनखंड टूटे वह कैसे टूट गए, वह टूटे 2 गुणित 3, ये हो गया 12 का बराबर 12, फिर 3 गुणित 5 बराबर 15, और फिर टूटे 3 गुणित 7 बराबर 21।
इस तरह से इन संख्याओं के गुणनखंड टूटे। अब इसमें क्या करना है हमको, इनका जो HCF है, इनका जो LCM है वह ज्ञात करना है। तो इसका जो HCF कैसे निकलेगा, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वह क्या होगा, इसका HCF बराबर हो जाएगा 3। आप निकालेंगे कि LCM कितना होगा, तो LCM कैसे निकालते, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे एक बार लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या 2 गुणित 2, 3 कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणित 12 पंचे 60 हो गया, 60 गुणित 7 यानी 7 छक 42, 420। इसका जो LCM है वह कितना है, 420। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हमने निकाले HCF और LCM। ऐसे ही अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे 17, फिर है 23 और फिर है 29। क्या क्या है, 17, 23 और 29। तो आप देखेंगे कि जो तीनों संख्याएं हैं ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 17 से भाग जाएगा एक बार, इसमें 23 से भाग जाएगा एक बार, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 29 से भाग जाएगा एक बार। यानी कि आप देख रहे हैं कि 17, ये 23 और ये 29, इनमें एक एक बार भाग गया। यानी इसके जो गुणनखंड है, इसका जो HCF होगा किस तरह से होगा, 17 गुणित 1 बराबर 17, 23 गुणित 1 बराबर 23 और 29 गुणित 1 बराबर 29। ये हो गए आपके गुणनखंड। तो इन गुणनखंड में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 1। यानी कि हमारा जो HCF होगा ये कितना होगा, 1 होगा। और LCM निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, हमको इन 17 गुणित 23 गुणित 29 करेंगे, 17 गुणित 23 गुणित 29 करेंगे। तो सबसे पहले 17 और 23 का गुणा कर लेते हैं। तो इनका गुणा करने में कितना मिलेगा, 7 तिया 21 की 1 हासिल का 2, 3 का 3, 2 5 और 17 दूनी 34 यानी कि 1 9 3। अब 29 बच गया, 29 का गुणा करेंगे, 9 का 9, 9 9 81 हासिल का 8, 9 तिया 27, 27 और 8 हो गए 35। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 2, 8 9 दूनी 18 हासिल का 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 9 ये 3, 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि 11,329। ये क्या हो गए आपके LCM कितना हो जाएगा, 11,339। 11,339 ये क्या हो जाएंगे आपके LCM हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है 8, इसमें दिया 9 और 25। यानी कि इसे 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 से तोड़ेंगे तो 3 एका 3, 3 से तोड़ेंगे 3 3 9, 3 एका 3, 25 से 25 को तोड़ेंगे तो 55 25 और 5 एका 5। तो आप देखेंगे कि इनके जो गुणनखंड है किस तरह से, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, 3 गुणित 3 गुणित 1 और 5 गुणित 5 गुणित 1, यानी कि ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। आप देखेंगे कि इसका जो HCF है यह कितना है, इसका जो HCF है यह कितना है। इसका HCF में आप देखेंगे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 1। क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1। इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और यदि इसका LCM निकाला जाए तो LCM कैसे निकलेगा, इन सभी संख्याओं को गुणा करना होगा। ये हो गया 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये, और 3 3 9 और 55 25 यानी 8 9 72 गुणित 25, 25 दूनी 50 की शून्य हासिल का आया 5, 25 दूनी 50 की शून्य हासिल का आया 5 और 25 साते होता है 25 400 और 25 साते 175, 25 साते 175 और 5 180 कितना हो जाएगा 180। यानी कि इसका जो लघुत्तम है LCM है ये कितना आएगा 1800। कितना आएगा 1800 आएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना समझ में आया होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर किया, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है
कि आपको HCF दिया हुआ है कि नहीं, दो पूर्णांक का आपको LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया हुआ है, किसी पूर्णांक का HCF दिया हुआ है। जो पूर्णांक है वह क्या है, जो पूर्णांक है वह है 306 और 657। 306, 657, इनका HCF दिया हुआ है कितना है, 9। इनका HCF आपको दिया हुआ है 9। आपको इनका LCM ज्ञात करना है, तब आप किस कंडीशन में करेंगे। आपने देखा था एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको HCF और LCM निकालना था, लेकिन आपने उसमें HCF निकाला और फिर आपने जो LCM निकाला था वो किस फॉर्मेट में निकाला था, इसी फॉर्मेट से। जब इस HCF का पक्षांतर होगा तो ये चले जाएगा भाग में, यानी कि HCF अपॉन P इंटू Q हो जाएगा और ये यहां से हट जाएगा। तो जो LCM निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, इस रूप में निकालेंगे। इसका भी ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। तो LCM निकालना है किसका, LCM 306 और 657 का बराबर ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे दो पूर्णांक क्या है, ये क्या है, P हो गया, ये हो गया Q। तो हम इस फॉर्मेट में LCM बराबर क्या रखेंगे, P इंटू Q अपॉन HCF, P इंटू Q का, P और Q का। तब हम इस फॉर्मेट में यहाँ पे मान रख देते हैं, P और Q बराबर कितना है, 306 गुणित 657 अपॉन इसका HCF कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो आप देखिए क्या ये संख्या 9 क्या किसी दूसरी संख्या को डिवाइड कर रही है या नहीं। आप देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 तिया 27 बचा 3, 9 तिया 27 बचा 3 और 9 चौक 36, यानी कि इस 9 से 306 34 बार डिवाइड होगा और LCM बराबर 34 गुणित 657। अब हमें इन दोनों का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। और जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 7 चौ 28 की 8 हासिल का आया 2, 7 तिया 21, 22, 23, 5 चौके 20 हासिल का आया 2, 5 3 15 और 2 17, 6 चौ 24 की 4 हासिल का आया 2, 6 3 18 19 20। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 7 और 4 11 12 13 की 3 हासिल का 1 और 1 2 और 1 2, यानी 22,338। ये क्या होगा, इसका LCM होगा, यानी कि LCM बराबर 22,338। कितना होगा, 22,338। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आपको इसमें HCF दिया हुआ था, इसी फॉर्मूले में इनका मान रखना था। HCF LCM इस फॉर्मूले में रखा, यहाँ मान रखा, फिर 9 से संख्या कैंसिल हो गई। 9 से इस संख्या को काटने के बाद आपने 34 और 657 का जब गुणा किया और जब इनका गुणा किया तो आपको LCM मिल गया। LCM मिला 22,338। ऐसे स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। की क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि आपको सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपने देखा था इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या था, वैसे ही आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि कोई जब किसी, यानी हमें जांच करना है, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। कोई प्राकृत संख्या n के लिए कोई दूसरी संख्या 6 पे, कोई प्राकृत संख्या है n, इसके लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, पूछा है। इसकी जांच करना है, इसकी क्या करना है, जांच करना है। इसे हम एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कोई प्राकृत संख्या n है, इसमें पूछा है कि 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिखेंगे कि जब
कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित हो जाती है। यानी कि वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। आपने एग्जाम्पल नंबर 5 में भी देखा था। और जो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है वही संख्या 5 गुणित 2 से भी विभाजित हो जाती है, और आप देखेंगे यहाँ पे दिया है, हमें दिया है 6। तो जो 6 है, 6 के जो गुणनखंड होते हैं वह क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 या 3 इंटू 2 इजिकल टू 6 होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है वो किससे डिवाइड होती है, यानी 2 गुणित 5 के रूप में उसके गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर है 6 जिसके गुणनखंड 2 और 3 के रूप में गुणनखंड होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, जो कि 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसमें 3 अभाज्य संख्या है। अतः यहाँ पर जो गुणनखंड टूटने चाहिए वो कैसे टूटेंगे, 2 गुणित 5 के रूप में। और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जो 3 अभाज्य संख्या है, अतः 3 से किसी दूसरी संख्या में भाग नहीं जा सकता, यानी कि जो 6 है यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। यही होगा हमारा आंसर। यानी कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती 10 या फिर कोई दूसरी संख्या होती 20 या फिर कोई और संख्या जो जिसके पीछे में 0 लिखा हुआ है, या फिर 0 नहीं भी है और उसके गुणनखंड कैसे हैं, 2 गुणित 5 के रूप में, जो संख्या किससे 10 से विभाजित हो रही है, ऐसी ही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अतः इस 6 में आप कितनी भी संख्या की पावर लगा दो, यह जो 6 है यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको यहाँ 2 की पावर लगा दिया जाए तो 36 हो जाएगा। इसमें यदि 2 की पावर लगा दिया 36 हो जाएगा, यानी वो संख्या कहाँ में समाप्त हो जाएगी, 6 में समाप्त होगी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिख पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये 2 अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। आपको इस संख्या के गुणनखंड और धनात्मक के रूप में 2 धनात्मक संख्याएं दी हुई है और पूछा है कि यह संख्या भाज्य है या नहीं, और यदि भाज्य है तो क्यों है। तो हम बताएंगे कि जब भी आपको याद दिला दो, आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, तो यहाँ लिखेंगे आप कि जो भाज्य संख्या होती है, जो भाज्य संख्या होती है, इसके भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस बात को आप सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमें बताना है कि यह संख्या भाज्य है या नहीं है। तो आइए पहली संख्या लेते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यदि हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं, तब 13 को यदि कॉमन निकाले तो 7 गुणित 11 धन 1 बचेगा। यहाँ से 13 कॉमन निकल गया, यहाँ से 13 कॉमन निकल गया। अब क्या बच गया, 13 7 11 77 गुणित कितना है 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 78। ये हो जाएगा 13 गुणित 78 और 13 गुणित 78 यानी 13 गुणित 13 गुणित 6,
13 78। तो आप देखेंगे कि यह जो संख्या है इसके कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इस संख्या के गुणनखंड 13, 6 और 1 है। अतः यह संख्या क्या है? भाज्य है। क्या है? यह भाज्य है। क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के जो संख्या भाज्य होती है उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और इसके 2 से अधिक गुणनखंड है 13 गुणित 6 और फिर क्या है 1। ये क्या है? इसके गुणनखंड है। ऐसे ही देखते हैं क्या यह संख्या भाज्य है या नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से यदि हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तब यहाँ से हम 5 को कॉमन निकाल लिए, अंदर बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 5। फिर इसको अंदर गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, 3 दूनी 6, 6 चौं 24 यानी कि 7 into 6 into 24 plus 1। जब इतना हो गया तो आप इन संख्याओं को गुणा कर लीजिए। आपकी कितना होता है? 7 42 into 24, 4 दूनी 8 और 4 चौ 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 का 8, 6 4 10 की 0 यहाँ से लिखा है 1 और ये कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9 यानी 6 चौ 7 42 गुणित 24, 42 गुणित 24 को करे तो आया 908 और 908 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 909। और जब ये 909 हो जाएगा तो ये 909 होगा, यानी कि इस संख्या के जो गुणनखंड है वो कितने हैं? 3 गुणनखंड है। इसके भी कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। तो आप लिखेंगे कि इस संख्या के जो गुणनखंड है वह क्या है? 5 गुणित 9 गुणित 1 है। अतः यह संख्या क्या है? भाज्य है। अतः जो संख्या दी गई जो संख्या है वह क्या है? भाज्य है। आप इस तरह से कैलकुलेट कर करके आप लिख सकते हैं और भाज्य और अभाज्य बता सकते हैं। ऐसे ही अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे कोई खेल का मैदान है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक वृत्त जैसे कोई स्थिति है। इसमें एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कोई एक लड़की है सोनिया, उसको इसका एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और यही कोई इसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति, कोई लड़का इसके चक्कर लगाता है तो उसे कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, यदि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जो एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया और एक लड़का है रवि। सोनिया हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यदि ये एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करें, तब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में मिलेंगे। हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यह एक साथ एक दिशा में और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। यदि इन दोनों में इनका कोई कंक्लूजन पॉइंट अलग अलग होता तो हम इस कंडीशन में इसका एचसीएफ निकालते हैं। या आप निकालते हैं, हम इनका एलसीएम निकालना होगा तो आप निकालेंगे एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो
18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 9 में आप भाग नहीं दे सकते 2 से। फिर आप 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 3 का 3, और फिर आप 3 से भाग देंगे तो 3 का 3 और 1 की 1। तो इस आपके जो गुणनखंड है ये कैसे टूटेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा यह क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। यानी कि हम ये जो दोनों हैं यह जब एक दिशा और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करेंगे तो एक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर यह कितने मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट में मिलेंगे। आप यहां लिख सकते हैं कि यह दोनों पुनः 36 मिनट में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पॉइंट 1.2 समाप्त होती है। और आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। इसी तरह से आप हमारी क्लासेस में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी क्लासेस को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।